हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आने लगा है कि वादा निभाना आखिर कितना मुश्किल होता है जब सामने रूस जैसा देश खड़ा हो। भारत को रोकने की उन्होंने हर संभव कोशिश की, मगर अब तो खबरें ये हैं कि भारत और रूस अमेरिका की नाक के नीचे एक बड़े गठबंधन की तैयारी में है, जो चीन के लिए भी किसी बुरी खबर से कम नहीं। और अमेरिका तो पहले से ही बेचैन है। ट्रंप की सारी धमकियां अब खोखली लगने लगी हैं, क्योंकि वे अपने ही करीबी देशों पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस और चीन के सामने वही डोनाल्ड ट्रंप अब एक डरे हुए गीदड़ की तरह महसूस कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे इस उम्मीद में कि उन्हें और हथियार मिले ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें, ठीक उसी समय खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने टेबल पर रखे यूक्रेन के नक्शे को फेंक दिया और जेलेंस्की को धमकाते हुए कहा, अगर पुतिन चाहेंगे तो तुम्हें मिटा देंगे, अगर बचना है तो वही इलाके दे दो जो वो मांग रहे हैं। अब सुनिए, जैसे ही ये खबर मीडिया में पहुंची, यूरोप समेत पूरी दुनिया सन्न रह गई। रूस से टकराने के लिए पूरा यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे चला, इस भरोसे पर कि भविष्य में अमेरिका उनकी सुरक्षा करेगा। अमेरिका ने इसका वादा भी किया था, लेकिन अब ट्रंप ने सारी हदें पार करते हुए यूक्रेन की संप्रभुता को चीरकर रख दिया और किसी भी तरह के हथियार देने से साफ इनकार कर दिया। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन काम वो किसी रूसी मंत्री की तरह कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ अब दबाव बढ़ता जा रहा है। आगे जानेंगे कि पुतिन ने यूक्रेन के किस इलाके पर दावा ठोका है और ट्रंप उसे देने के लिए तैयार भी हैं। मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी कीमत पर उस मांग को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर पुतिन की नजर है वो सिर्फ जमीन नहीं, यूक्रेन का सबसे बड़ा खजाना है। और शायद आने वाले वक्त में इसी खजाने पर दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बाजी खेली जाने वाली है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के साथ अपने संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने में जुटे हैं, जबकि भारत को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, जब भारत ने रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, लेकिन अब वही अमेरिका रूस के साथ खुलेआम व्यापार करने के नए रास्ते खोल रहा है। दूसरी तरफ रूस ने भी ट्रंप को खुश करने के लिए एक ऐसी गुप्त फाइल सौंप दी है जिसमें पुराने मर्डर केस की रिपोर्टें दबी पड़ी हैं। कहा जा रहा है कि इसी फाइल में शीत युद्ध के दौर की कुछ रहस्यमयी सच्चाइयां भी दर्ज हैं, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी जानकारी भी छिपी है। इतना ही नहीं, इसी फाइल में एक नक्शा भी मिला है जो कभी अमेरिका और सोवियत रूस दोनों महाशक्तियों को जोड़ने की कोशिश के रूप में तैयार किया गया था। अब सुनिए, उसी नक्शे को आज फिर से हकीकत में बदलने की कोशिश चल रही है। सवाल उठ रहा है, आखिर कैसे अमेरिका का अलास्का और रूस का साइबेरिया एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं और कैसे इसकी कल्पना कई दशक पहले की गई थी। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये रहस्यमय पुतिन ट्रंप टनल क्या है, इसके बनने के बाद अमेरिका और रूस पर क्या असर पड़ेंगे और इसके निर्माण में कितनी बड़ी लागत शामिल है। सब कुछ खुलकर सामने आएगा, लेकिन धीरे धीरे। और फिर आगे जानेंगे कि कैसे भारत अब रूस के साथ सिर्फ तेल व्यापार ही नहीं बल्कि खनिज व्यापार के नए दरवाजे खोलने जा रहा है, जो चीन के लिए सिरदर्द बन सकता है और अमेरिका की बेचैनी को और बढ़ा सकता है। और अंत में बात करेंगे उस देश की जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम नाटो से बाहर निकाल देने की धमकी दे दी। सवाल यह है कि ट्रंप ने इस देश को इतनी बड़ी धमकी क्यों दी और जवाब में उस देश ने ट्रंप को क्या पलटकर कहा। यही तो असली कहानी है जो अभी बाकी है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए व्हाइट हाउस की गर्म बहस की पूरी कहानी। तो हुआ यूं कि व्हाइट हाउस में माहौल अचानक तूफान बन गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की आमने सामने बैठे थे। यह बैठक शांति वार्ता के नाम पर बुलाई गई थी, लेकिन माहौल इतना गर्म हुआ कि कमरे की दीवारें तक गूंज उठीं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में यूक्रेन के नक्शे मेज पे उठाकर फेंक दिए और जेलेंस्की पर चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन अगर चाहेंगे तो तुम्हें मिटा देंगे। यानी साफ था कि ट्रंप पुतिन के शब्दों को दोहरा रहे थे। यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने जब युद्ध के मोर्चों के नक्शे दिखाने की कोशिश की, तब ट्रंप ने उन्हें घूरते हुए कहा कि उन्हें इन लाल रेखाओं को देखने से ऊब हो चुकी है। ऐसा लगा जैसे वो यूक्रेन की स्थिति को मजाक में उड़ा रहे हों। इस पूरी वार्ता के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव बनाया कि वो रूस की शर्तों को मान ले ताकि युद्ध खत्म हो सके। इस बयान ने न सिर्फ वहां मौजूद अधिकारियों को हिला दिया, बल्कि यूरोप के नेताओं तक को चिंता में डाल दिया, क्योंकि ये अमेरिकी रुख में बदलाव का साफ संकेत था। अब जानिए रूस की चाल और ट्रंप की राजनीति का दोहरा खेल। तो रूस ने इस मौके पर अपनी शर्तों में हल्का बदलाव किया। पुतिन ने प्रस्ताव रखा कि यूक्रेन अगर डोनबास के बचे हुए हिस्से को छोड़ दे तो उसे खेरसॉन और जापोरिजिया के कुछ इलाके वापस मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावटी पेशकश थी। यूक्रेन ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला था। इसी दौरान ट्रंप ने दोहरा खेल खेला।
पहले तो उन्होंने कहा कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, फिर उसी सांस में यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने ऐसा माहौल बनाया जैसे वो पुतिन की दलीलें ही दोहरा रही हों। उनका कहना था कि ये कोई युद्ध नहीं बल्कि रूस का विशेष अभियान है। यूरोपीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो मान जाए तो सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन असलियत ये थी कि वो यूक्रेन को झुकाने की कोशिश में थे। अब ट्रंप और पुतिन की अगली मुलाकात बुडापेस्ट में होने वाली है, जहां पूरी दुनिया की नज़र टिकी है कि ये दो बड़े नेता मिलकर शांति लाएंगे या एक और साजिश का पन्ना खोलेंगे। अब जानिए कि पुतिन ने डोनेट्स्क क्यों मांगा और इसके पीछे रूस की असली चाल क्या है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई शर्त कोई साधारण मांग नहीं है, बल्कि ये उनकी पुरानी रणनीति का अगला कदम है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर कहा कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क का पूरा नियंत्रण रूस को दे दे तो वो युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। लेकिन असल में ये प्रस्ताव रूस के भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। डोनेट्स्क सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का वो औद्योगिक दिल है जहां से भारी हथियार, कोयला और स्टील उद्योग चलते हैं। यही वजह है कि पुतिन सालों से इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। सन 2014 से रूस ने इसके कुछ हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है, पर पूरे क्षेत्र को जीत नहीं सका। अब जब युद्ध 3 साल से अधिक समय से ठहराव पर है, पुतिन इस समझौते की आड़ में अपने कब्जे को वैध ठहराना चाहते हैं। पर असल समस्या यह है कि यूक्रेन इससे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। उनके लिए डोनेट्स्क सिर्फ जमीन नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रतीक है। कीव ने साफ कह दिया कि रूस का प्रस्ताव अपने ही पैर काटकर उसे वापस खरीदने जैसा है। यूक्रेन ने यह भी चेताया कि अगर दुनिया ने इसे स्वीकार किया तो हर ताकतवर देश कमजोर देशों की सीमाएं बदलने की मिसाल बना लेगा। फिलहाल पूरा यूरोप इस डील को शक की नजरों से देख रहा है, क्योंकि रूस शांति नहीं बल्कि कब्जे की वैधता चाहता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में क्या हुआ। तो वाशिंगटन में हुई इस मुलाकात को लेकर दुनिया की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका से हथियारों की उम्मीद लगाए बैठा था। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे और उन्होंने ट्रंप से पेट्रियट मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल और F-16 लड़ाकू विमान जैसे अत्याधुनिक हथियार मांगे ताकि रूस की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने यूक्रेन को किसी भी तरह की लंबी दूरी की मिसाइल या फाइटर जेट देने पर सहमति नहीं जताई। ये इनकार सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी पश्चिमी दुनिया के लिए झटका था, क्योंकि इससे संदेश गया कि ट्रंप अब रूस से टकराव नहीं चाहते। इस बैठक से पहले ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी बातचीत भी हुई थी, जिससे साफ दिखा कि ट्रंप रूस को नाराज करने से बचना चाहते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के लिए बधाई दी और कहा कि अब उनके पास रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का बड़ा मौका है। लेकिन ट्रंप ने इस पर भी ठंडी प्रतिक्रिया दी। अब सुनते हैं कि यूक्रेन को हथियार क्यों चाहिए और ट्रंप ने इनकार क्यों किया। तो यूक्रेन की जमीन पर रूस का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है और वहां की फौजें अमेरिकी मिसाइलों पर निर्भर हैं ताकि वे अपने आसमान और सीमाओं की रक्षा कर सकें। ज़ेलेंस्की ने रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी रक्षा कंपनियों से भी मुलाकात की थी, क्योंकि वही पेट्रियट सिस्टम और F-16 विमान बनाती हैं। लेकिन ट्रंप शायद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन को ये हथियार दिए तो अमेरिका और रूस का टकराव खुला युद्ध बन सकता है। पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि टॉमहॉक मिसाइलें दी गईं तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ऐसे में ट्रंप ने नो वॉर नो वेस्ट नीति अपनाई और हथियार देने से मना कर दिया। यूक्रेन को जहां उम्मीद थी कि ट्रंप उसे सुरक्षा देंगे, वहीं अब उसे सिर्फ मायूसी और अनिश्चितता मिली है। रूस इस रुख से खुश है, क्योंकि इससे उसे बिना अमेरिकी दबाव के युद्ध में बढ़त मिल सकती है। आइए अब समझते हैं कि रूस द्वारा अमेरिका को दी गई JFK फाइल का असली मतलब क्या है। तो रूस ने अमेरिका को जो फाइल सौंपी है वो सिर्फ किसी पुराने मर्डर केस की रिपोर्ट नहीं, बल्कि शीत युद्ध के दौर का सबसे रहस्यमय सच है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या से जुड़ी जानकारी के साथ एक ऐसा नक्शा भी है जो दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत रूस को जोड़ने की कोशिश का प्रतीक था। इस नक्शे में दिखाया गया था एक विशाल कैनेडी ख्रिश्चेव वर्ल्ड पीस ब्रिज जो अलास्का और साइबेरिया के बीच बनने वाला था, ताकि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की शुरुआत हो सके। दस्तावेज में खुद कैनेडी के हाथ से लिखा एक नोट मिला जिसमें लिखा था, यह पुल तुरंत बनाया जाना चाहिए। अब इस फाइल के सामने आने से न सिर्फ पुरानी घटनाओं पर नई बहस शुरू हो गई है, बल्कि सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर रूस ने इतने दशकों बाद ये फाइल अमेरिका को क्यों दी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूस की रणनीतिक चाल है ताकि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाया जा सके और पुरानी यादों में उलझाया जा सके। वहीं अमेरिकी सांसद अन्ना पॉलिना लूना ने यह दस्तावेज सार्वजनिक कर दुनिया को झटका दे दिया है, क्योंकि इसमें KGB एजेंसी की गुप्त रिपोर्टें भी शामिल हैं जो हत्या के रहस्यों से जुड़ी मानी जा रही हैं।
अब देखिए कि यह पुतिन ट्रंप टनल वाली नई चर्चा कैसे उभरी और इसका असर क्या हो सकता है। तो जब यह फाइल सार्वजनिक हुई तब रूस के निवेश प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव ने उसमें दर्ज पुराने नक्शे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी और लिखा कि अब इस विचार को आधुनिक तकनीक के साथ दोबारा जिंदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह पुल अब एक टनल बन सकता है जो अलास्का को रूस से जोड़ेगी और इसे पुतिन ट्रंप टनल कहा जाएगा। दिमित्रिएव ने बताया कि एलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी की तकनीक से इसे सिर्फ $8 अरब में बनाया जा सकता है, जबकि पारंपरिक लागत $65 अरब से ज्यादा होती। यह टनल 70 मील लंबी होगी और इसमें ट्रेनें तथा कारें दोनों चल सकेंगी। अब समझते हैं कि पुतिन ट्रंप टनल का प्रस्ताव क्या है और इसका असली मतलब क्या है। तो रूस के RDIF फंड के प्रमुख और पुतिन के खास दूत किरिल दिमित्रिएव ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि रूस और अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य के नीचे एक पुतिन ट्रंप टनल बनानी चाहिए। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि दो महाशक्तियों को जोड़ने वाला प्रतीकात्मक सेतु होगा। इस सुरंग की लंबाई करीब 70 मील यानी 112 किलोमीटर होगी और इसकी लागत $8 अरब बताई गई है। इसे 8 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने से रूस और अमेरिका के बीच सीधा रेल और कार्गो मार्ग खुल जाएगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की खोज और व्यापारिक साझेदारी में नई गति लाएगा। दिमित्रिएव का मानना है कि यह सुरंग राजनीतिक दूरियों को घटाकर दोनों देशों को एक नई साझेदारी में जोड़ देगी। उन्होंने कहा कि यह विचार नया नहीं बल्कि पुरानी सोच का पुनर्जागरण है, क्योंकि रूस ने 1 सदी पहले भी साइबेरिया और अलास्का को जोड़ने का सपना देखा था। अब पुतिन ट्रंप के संभावित दोस्ती इस पुराने ख्वाब को आधुनिक तकनीक से साकार कर सकती है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस परियोजना ने राजनयिक गलियारों में गर्मी जरूर बढ़ा दी है। चलिए अब जानते हैं कि इस पर ज़ेलेंस्की और एलन मस्क की क्या भूमिका सामने आई। तो जब यह प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ उसी समय ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वॉशिंगटन में मुलाकात चल रही थी। पत्रकारों ने जब इस टनल के बारे में ट्रंप से सवाल पूछा तो उन्होंने इसे दिलचस्प बताया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने हंसते हुए कहा कि उन्हें ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जवाब सुनकर कमरे में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। ट्रंप ने इस मौके पर चुटकी लेते हुए कहा कि रूस और अमेरिका अगर एक दूसरे से जुड़े तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इसी दौरान किरिल दिमित्रिएव ने एक्स पर लिखा कि यह टनल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करेगी जो रूस और अमेरिका को सदी पुरानी सोच के तहत जोड़ता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टनल के निर्माण के लिए अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी द बोरिंग कंपनी का नाम ठेकेदार के रूप में सुझाया गया है। ये वही कंपनी है जो भूमिगत सुरंग निर्माण में अपनी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये परियोजना शुरू होती है तो ये न सिर्फ इंजीनियरिंग का अजूबा होगी बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों का नया अध्याय भी लिखेगी। बेरिंग जलडमरू मध्य मात्र 81 किलोमीटर चौड़ा है और इस छोटे से फासले को पाटने से दो विरोधी महाशक्तियां इतिहास में पहली बार भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं कि भारत रूस का नया गठबंधन असल में क्या करने जा रहा है। तो भारत और रूस ने मिलकर जो कदम उठाया है उसका मकसद बहुत बड़ा है। दुनिया की ज्यादातर हाईटेक चीजें जैसे मोबाइल, बैटरी, कार, सैटेलाइट, मिसाइल और रडार सब रेयर अर्थ मेटल से बनती हैं। ये धातुएं बहुत कम जगहों पर मिलती हैं और इन्हें निकालना तथा प्रोसेस करना बेहद मुश्किल होता है। अब तक चीन इस पर 90% तक नियंत्रण रखता था, यानी अगर चीन चाहे तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी ठप कर दे। भारत इस खतरे को समझ चुका है, इसलिए अब उसने रूस के साथ हाथ मिलाकर इन धातुओं की खुदाई और प्रोसेसिंग भारत में ही शुरू करने का प्लान बनाया है। रूस के पास इस क्षेत्र की आधुनिक तकनीक है जो चीन की तकनीक से अलग और असरदार मानी जाती है। अब भारत चाहता है कि रूस की इस टेक्नोलॉजी को भारत में लागू किया जाए ताकि भारत खुद अपने रेयर अर्थ मेटल्स तैयार कर सके और चीन की पकड़ से आजाद हो सके। ये साझेदारी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि इसमें ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा उद्योग और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। अब देखिए कि भारत इस योजना से कैसे चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। तो भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों जैसे लोहुम और मिडवेस्ट को साफ आदेश दिया है कि वे रूसी कंपनियों के साथ मिलकर काम करें और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। साथ ही सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए की भारी भरकम प्रोत्साहन राशि भी तय की है ताकि देश में इन मेटल्स के लिए नई फैक्ट्रियां और स्टोरेज यूनिट्स बनाई जा सकें। CSIR, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद और भुवनेश्वर की इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स जैसे शीर्ष संस्थाओं को रूसी तकनीक का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि देखा जा सके कि कौन सी तकनीक भारत के लिए सबसे उपयोगी साबित होगी।
पिछले साल भारत ने 2270 टन रेयर अर्थ मेटल्स आयात किए थे, जिनमें से 65% चीन से आए थे। लेकिन अब भारत की रणनीति साफ है। अब ये मेटल्स भारत खुद तैयार करेगा, ताकि भविष्य में कोई देश भारत की औद्योगिक प्रगति को रोक ना सके। भारत की ये चाल न सिर्फ चीन को चुनौती दे रही है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को रेयर अर्थ इंडस्ट्री में वैश्विक लीडर भी बना सकती है। अब जानते हैं कि ट्रंप ने मोदी पर दबाव क्यों डाला और भारत की क्या मजबूरी है। तो मामला शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत की ऊर्जा जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि बिना रूसी तेल के पूरा तंत्र हिल जाएगा। रूस से आने वाला सस्ता कच्चा तेल भारत की रिफाइनरियों को चालू रखे हुए है और पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखता है। इसीलिए भारत ने कई हफ्तों के एडवांस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, जिन्हें एक झटके में तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं ज्यादा महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव असल में राजनीतिक है, क्योंकि वे चीन और भारत दोनों पर निर्भरता घटाना चाहते हैं। लेकिन भारत के पास विकल्प सीमित हैं, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। चलिए अब जानते हैं कि भारत क्यों नहीं छोड़ सकता रूस का सस्ता तेल और इसके पीछे की आर्थिक सच्चाई क्या है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जो अपनी जरूरत का लगभग 87% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद जब यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बना ली, तब भारत ने उस मौके को एक रणनीतिक अवसर में बदल दिया। भारत ने रूस से $20 प्रति बैरल तक सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ अपने खर्च घटाए, बल्कि महंगाई को भी काबू में रखा। अब भले ही ये छूट घटकर $5 रह गई हो, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए ये अभी भी फायदेमंद सौदा है। रूस से रोजाना 16 से 18 लाख बैरल तेल आ रहा है, जिससे भारत की रिफाइनरियां लगातार काम कर रही हैं। अगर ये सप्लाई रुकती है तो भारत को हर साल 3 से 5 अरब डॉलर का अतिरिक्त झटका लगेगा और साथ ही वैश्विक तेल दाम $100 प्रति बैरल तक उछल सकते हैं। इसीलिए भारत फिलहाल अमेरिकी धमकी नहीं मान रहा, बल्कि अपने हितों की रक्षा कर रहा है। ये कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि ऊर्जा ही भारत की विकास रफ्तार का ईंधन है। आइए अब समझते हैं कि ट्रंप ने स्पेन को नाटो से निकालने की धमकी आखिर क्यों दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो पर अपना पुराना हमला दोहराया, लेकिन इस बार उनका निशाना बना यूरोप का देश स्पेन। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि स्पेन नाटो का सबसे कमजोर और निकम्मा सदस्य है, जो सुरक्षा का फायदा तो उठाता है लेकिन योगदान नहीं देता। उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर स्पेन रक्षा पर पैसा नहीं खर्च कर सकता तो उसे गठबंधन से बाहर फेंक देना चाहिए। ट्रंप की मांग है कि नाटो देशों को अब अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5% तक बढ़ाना होगा, जबकि वर्तमान में अधिकांश देश 2% के भीतर खर्च करते हैं। स्पेन की हालत तो और भी कमजोर है, क्योंकि उसका रक्षा खर्च सिर्फ 1.82% है। ट्रंप का कहना है कि नाटो कोई चैरिटी नहीं बल्कि सुरक्षा का सौदा है, जिसमें हर देश को अपनी सुरक्षा की कीमत चुकानी चाहिए। ये बयान ऐसे समय आए जब ट्रंप यूरोप पर दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिका के बोझ को कम किया जा सके। ये बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि ट्रंप की वो रणनीतिक चाल है जिसके जरिए वे नाटो के भीतर अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं और जो देश नहीं मानेंगे उन्हें बाहर दिखाने की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए कि स्पेन ने ट्रंप की इस धमकी का जवाब कैसे दिया और उसने क्या सफाई दी। तो स्पेन ने ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसका योगदान केवल पैसों में नहीं बल्कि वफादारी और जिम्मेदारी में दिखता है। रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोब्लेस ने कहा कि ट्रंप को यह समझना चाहिए कि स्पेन नाटो के सबसे समर्पित सहयोगियों में से है। उन्होंने बताया कि स्पेन ने अपने सैनिक लातविया, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की जैसे देशों में तैनात किए हैं ताकि यूरोप की सुरक्षा मजबूत रहे। साथ ही रूस के हमले के बाद स्पेन यूक्रेन को लगातार सैन्य और मानवीय सहायता दे रहा है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश यूरोजोन की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2.1% रक्षा खर्च ही यथार्थवादी और संतुलित है। उन्होंने कहा कि उनकी वामपंथी गठबंधन सरकार के लिए रक्षा बजट को अचानक बढ़ाना राजनीतिक रूप से कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पेन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। दरअसल स्पेन का मानना है कि उसकी भूमिका नाटो में आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और स्थिरता प्रदान करने वाली है। लेकिन ट्रंप की इस बयानबाजी ने यूरोप में नई बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि अब यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि नाटो गठबंधन ट्रंप की आक्रामक राजनीति के दौर में कितना टिकाऊ रह पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।